मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपन आज जो वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कल छूट गया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई थी, वही स्किप हो गई। मेरी पूरी मेहनत ख़राब चली गई, तो अपन उसी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में बताया था व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने ये चेक किया था कि क्या हमेशा इन्फानाइट इमेजेस बनती है या नहीं बनती है। जैसे मैं आपको उसी का वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने क्या चीज़ बोली थी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज कि हम ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे है, ठीक, और दूसरा प्लेन मिरर जो है वो यहाँ पे कहीं है। अब आप कहोगे कि मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस है a और यहाँ से डिस्टेंस है s। अब आप कहोगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है a और s, आकाश शर्मा, ठीक है। तो ये है मिरर 2, ये हो गया मिरर 1। मान लो अगर अपने से पूछा जाए इसके अंदर कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, तो आपने देखा होगा ऐसा अपन देखते हैं कि इसमें जो इमेजेस बनती है वो एक के बाद एक बनती जाती है, ठीक है। अब मैंने इसमें एक चीज़ क्लियर करी थी, वो क्या चीज़ क्लियर करी थी, जैसे देखो मान लो मैं यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्मेशन देख रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन अगर अपन देखेंगे तो मान लो कि ये पर्सन है ये, और यहाँ पे हो गया दूसरा मिरर। ये डिस्टेंस कितनी थी, a है, और ये डिस्टेंस कितनी है, s है। तो मैंने एक चीज़ बोली थी इसके अंदर कि जैसे इसकी ये m1 है ना, तो पहली इमेज क्या बनेगी, पहली इमेज बनेगी कुछ यहाँ पे, इस जगह पे। कितनी डिस्टेंस पे बच्चों, a डिस्टेंस पे। और इसी की इधर भी इमेज बनेगी कितनी डिस्टेंस पे, s डिस्टेंस पे, दूसरी ये मिरर 2 की वजह से, ये मिरर 1 की वजह से। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये वाली इमेज है ना वो किसके सामने आ चुकी है, प्लेन मिरर के, और ये इसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर लाई कर रही है। अभी मैं आपको चीज़ क्लियर करूंगा कि फील्ड ऑफ व्यू के बारे में मैंने क्या चर्चा करी थी, उसके बारे में अपन देखते हैं। इस प्लेन मिरर के सामने ये इमेज आ चुकी है, इसका मतलब ये इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट, है ना। और जब ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, यहाँ कहीं, मतलब थोड़ा इधर पीछे। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि ये है और ये इसके सामने आ चुका है, किसके, मिरर 2 के, तो ये इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। और जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, कुछ यहाँ कहीं बन रही होगी, तो ये हमारी उसकी इमेज हो जाएगी। फिर वापस से क्या होगा, ये वाली इमेज जो है वो किसके सामने आ चुकी है, इसके सामने आ चुकी है, तो फिर वो वापस से इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। मतलब ऐसा सिनेरियो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस की अगर आप बात करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आने वाली है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब कोई मुझे कहे कि सर कैसे पता लगेगा कि कौन सी इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे क्या हमेशा ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन कहूँ कि if two plane mirror are parallel to each other, number of images are always infinite, करेक्ट और नॉट। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने, अगर दो प्लेन मिरर है और वो एक दूसरे के पैरेलल, क्या बोला हुआ है, अगर दो प्लेन मिरर है वो एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी वो हमेशा इनफाइनाइट होगी। ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो देखो पहली चीज़ तो बच्चों, अगर अपन इसके बारे में देखें तो ये क्या है, रॉन्ग। अब आप कहोगे अभी तो आपने एग्जांपल बताया कि दो प्लेन मिरर है, उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट आती है, और अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बिल्कुल रॉन्ग है। रॉन्ग इस वजह से है कि हमेशा
कोई भी इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम तब करती है जब रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर से जाके टकराए। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि ये एक मिरर हो गया और इससे हल्का सा नीचे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हल्का सा नीचे है ना, और यहाँ पे ये हो गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल देखो, यहाँ से रे चलेगी, यूं चली जाएगी, ये इसका नॉर्मल हो गया। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी कितनी? I1। ऐसे ही जब आप यहाँ से करोगे तो ये ऐसे गई और यूं टकरा के चली जाएगी। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इमेज क्या बन जाएगी? I2। ये हो गया डिस्टेंस A, लेट सपोज। तो यहाँ पे भी क्या होगा? A डिस्टेंस पे बनेगा, ये डिस्टेंस है B, और यहाँ से भी क्या होगा? B डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है। अब अपने से पूछा जाए कि क्या ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? क्या नहीं करेगी। अब आप कहोगे कि सर आपने पहले तो कहा था कि ये इमेज इसके सामने वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती, तो फिर यहाँ पे क्यों हो गया? देखो बच्चों, ये जो रे होती है ना, रिफ्लेक्टेड रे विल डिसाइड दैट image will become object or not। क्या चीज बोली कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, वही डिसाइड करेगी कि सामने वाला जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे? देखो, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर को शिफ्ट करे बिना अगर इस पे टकराती है, क्या बोला मैंने? अगर ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर को शिफ्ट करे बिना अगर मिरर से टकराती है तो इसका मतलब ये वाली इमेज इसके लिए क्या बन जाती? ऑब्जेक्ट का। जैसे यहां देखो, जब ये वाली इमेज थी, कौन सी वाली इमेज? ये वाली इमेज। तो इससे जब आप रे चलाओगे तो ये सामने था, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे आप कोई सी भी रे बनाओ, जैसे यहाँ पे मैंने बना दी है, तो ये टकरा के इधर जाएगी ना। देखो, ये आपने रे चलाई, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो ऐसे हो गई, इसकी इमेज इधर बना दी, टकरा के क्या ये वाली इस मिरर से जाके टकराई, तो इसका मतलब ये इमेज इसके लिए क्या बन चुकी है? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहाँ आप देखो, मैंने क्या कहा? ये थोड़ा सा ऊपर है, तो आप जब यहाँ पे बनाओगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे ही जानी है ना, कहीं से कहीं तक इस जो मिरर है इससे नहीं टकराएगी। इसका मतलब यहाँ पे ओनली नंबर ऑफ इमेजेस, अगर आप कहोगे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएगी? 2। तो ऐसे टाइप के जो केस होते हैं ना, वो थोड़े ध्यान में रखने हैं कि वेन एवर द प्लेन मिरर्स आर पैरेलल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट ऑलवेज। नो, करेक्ट नहीं होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि वो वाले केस में स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, वो तो आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है। अब अपन नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इस पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ और बताई थी कि अगर अपने को डिस्टेंसेस बतानी है तो वो वाला सेक्शन तो हो गया था शायद, है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अपन ने ये मैंने बताया था कि M1 लिखो, M2 लिखो, इनकी डिस्टेंस लिख दो, ये A और S। अब इसके बाद ऐड करते चलो, A + S ऐड करेंगे तो ये 2A + S आएगा, और ये क्या आ जाएगा? A + 2S आ जाएगा। फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलो अपन अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं एक सेक्शन इसका प्लेन मिरर का जो वेक्टर फॉर्म वाला था वो जरूर कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो है रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड normal
यूनिट वेक्टर। ये जो टॉपिक है ये रह गया था, तो इसको अपन देखते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए मतलब अपन कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनके बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन निकालने का जो मेन मोटो है वो क्या है? देखो, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लेन मिरर है ना, ये क्या हो गया? प्लेन मिरर। ठीक, अब मैंने क्या करा, यहां पे लाइट को इंसिडेंट कराया, तो ये हमारी लाइट हो गई इंसिडेंट। ठीक, ये हमारा नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल का अगर अपन बनाएंगे तो ये नॉर्मल ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये हमारा नॉर्मल का वेक्टर हो गया है एन कैप। और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से इधर चली गई, है ना, ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड। और ये हमारी क्या हो चुकी है? इंसिडेंट। इसको अपन बोल रहे हैं ई आई कैप और इसको अपन बोल रहे हैं ई आर कैप। और ये हमारा नॉर्मल है, और आपको पता ही है ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा? आई। अब आप पूछोगे कि ये क्या है सर? तो ई आई कैप जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है उसके अलोंग क्या? यूनिट वेक्टर। ई आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। ठीक है, तो अपन ने यहां क्या करा? 3 यूनिट वेक्टर माने हैं। एक तो कौन सा? ई आई कैप, एक माना है अपन ने ई आर कैप, एक माना है अपन ने एन कैप, जहां पे ये तीनों क्या है? एक यूनिट वेक्टर्स हैं, उन्हीं के बारे में अपन ने यहां पे लिखा है। अब अपन क्या चाहते हैं, अगर मैं यहां पे चर्चा करूं, देखो, अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, कि इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। ठीक, चलो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? यही तो ई आई कैप है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप कहोगे तो 180 माइनस 2i है कि नहीं है? अगर आप यहां पे कहोगे तो दोनों के बीच में एंगल ये है, तो अपन ये निकाल सकते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पे हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, रिलेशन कैसा? जैसे ये समझो, ये क्या दे रखा है? ई आर कैप, रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना? 1। ये भी क्या है? मैग्नीट्यूड कितना? 1। और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना है? तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी कितना हो चुका है? 1 है। तो अब मैं कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। तो पहले ये देखो, अगर मैंने ये स्टेप करे कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे, क्या बोला? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना है? तो ये हमें पता है 180 माइनस 2i। कितना है? 180 माइनस 2i। तो अगर मैं यहां पे ये फॉर्मूला लगाऊं, देखो, अगर मुझे एक चीज पता है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हमने क्या देखा था कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी
अपॉन ए बी होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो अगर मैं यहां पे कहूं क्या एंगल दोनों के बीच में कितना है, तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो cos 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i ये एंगल है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई आर केप डॉट ई आई केप अपॉन ई आर केप का मैग्नीट्यूड और ये ई आई केप का मैग्नीट्यूड, यही तो लिखोगे। मुझे ये बताओ बच्चों, ये लिखने से क्या आया, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ? ये जो है वो किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां ये लिख दूं माइनस ऑफ कॉस 2i। भाई 180 है, इवन मल्टीपल है 90 का, तो क्या बना रहेगा, कोस का कोस बना रहेगा, बस सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ ही आएगा। अच्छा ई आर केप डॉट ई आई केप, और ये कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बात समझो मेरी कि यहाँ पे अपन ने जो किया वो किस लिए किया, कुछ इस वजह से किया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कहूँ अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, किसके बीच में, इंसिडेंट और इसके बीच में, नॉर्मल के बीच में, किसके बीच में, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में, तो क्या लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, तो आप क्या कहोगे, तो ये हमने देखा भैया 180 माइनस आई आएगा, क्या जाएगा, 180 माइनस आई। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आया कॉस ऑफ 180 माइनस आई, क्या लिखोगे आप, यह लिखोगे ई आई डॉट एन केप अपॉन ई आई का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे एन का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस आई इज इक्वल टू कितना, ई आई केप डॉट एन केप, बाकी ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी। मान लो ये इक्वेशन है ए और ये इक्वेशन कितनी है, बी। वो ऊपर वाली इक्वेशन तो हो चुकी है हमारे पास ए और नीचे वाली इक्वेशन क्या हो चुकी है, बी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 यूनिट वेक्टर है, कौन से 2 यूनिट वेक्टर है ये, तो उनका डिफरेंस कितना होगा, हमें पता है द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर ये है और ये है, ये ए है ये बी है, तो अपन ने क्या चीज देखी थी कि अगर 2 वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड के, ए की वैल्यू बी है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर है ना, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ए और बी बराबर है, तो बताओ ए माइनस बी क्या होगा, क्या बोला जाए, ए माइनस बी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है 2a साइन थीटा बाई 2 होता है कि नहीं होता, यही होता है। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब कभी भी दो, ये कैसे देखो, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, पर अपने को पता है ए और बी बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, अंडर रूट ऑफ, मैं लिख के बता दूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब याद करो ये बनेगा कितना, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, फिर मैंने कहा था 2a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो फाइनली ये आ जाएगा। तो ऐसे ही बताओ, मैं अगर कहूँ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे क्या आने वाला है, ई आर केप माइनस ई आई केप, क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड में, अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि 2 साइन, अब इनके बीच का एंगल देखो, अगर आप देखो तो रिफ्लेक्टेड और उनके बीच का एंगल आपने क्या लिखा था, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना था, 180 माइनस 2i, तो आप यहां लिखोगे ना 2 साइन, तो यहाँ पे जब अपन दोनों के बीच का एंगल थीटा बाई 2 लिख रहे थे, यहाँ लिखोगे ना 180 माइनस 2i
अपॉन 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। तो मुझे बताओ ई आर माइनस ई आई इज इक्वल टू 2 साइन, ये बन गया 90 माइनस आई, कितना आया ये कॉस आई के इक्वल। तो यहां से कितना आ गया, ई आर केप इज इक्वल टू ई आई केप प्लस 2 कॉस आई। और मुझे बताओ कॉस आई कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। कॉस आई कहां से निकलेगा, यहां से। तो मैं क्या लिखूं, ई आर केप इज इक्वल टू ई आई केप माइनस 2, कितना आ जाएगा ये, या सॉरी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 ले लिया था, वैसे तो आप यहाँ पे ये लिखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 2 ई आई केप, यहाँ पे भी यहाँ ई आई केप का मैग्नीट्यूड आना चाहिए, तो 2 ई आई केप। हालांकि इसका वैल्यू 1 है, पर अपन ये मैग्नीट्यूड को कंसीडर करके चलें तो ये आएगा कॉस आई। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस 2 ई आई केप, कॉस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आई केप डॉट एन केप, ठीक है ना। तो ये है। तो कभी अगर हमारे से पूछा जाए कि रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर बताओ, तो वो इस तरीके से निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद करने वाले बेसिस पे है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। जितना आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखोगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब अपन प्लेन मिरर के बाद रे ऑप्टिक्स का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्फेरिकल मिरर्स। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मतलब अब अभी तक तो अपन ने फ्लैट सरफेस रखी थी, एक तरफ के पार्ट को क्या किया था, ब्लैक पॉलिश किया था। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, एक ग्लास लिया है ना, स्फेरिकल ग्लास लिया, उस स्फेरिकल ग्लास का कुछ पार्ट अपन ने ले लिया। मतलब ये समझ लो कि जैसे ये कंप्लीट एक ग्लास है, ठीक है, तो मैंने इतना सा पार्ट ले लिया, ये वाला, ठीक। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के मिरर बन जाते हैं। दो टाइप के कौन से, एक तो बनता है डाइवर्जिंग मिरर और एक क्या बनता है, कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर तो कौन सा होता है, देखो एक चीज ध्यान में रखना, जैसे मैं फर्स्ट अगर आपको बात करूं कि बनाया कैसे जाता है, पहले तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ग्लास का एक पार्ट लेंगे। अब अगर आप उनमें से किसी एक साइड को ब्लैक पॉलिश कर देते हो तो वहां पे वो मिरर बन जाएगा। और अगर आप ब्लैक पॉलिश नहीं करते हो और उसको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग ही रखते हो, मतलब इसकी थिकनेस अपन नेग्लेजिबल लेते हैं, और अगर थिकनेस फाइनाइट हो गई तो ये समझ जाओ लेंस बन जाएगा ये। तो जब अपन क्या करते हैं, थिकनेस बिल्कुल नेग्लेजिबल ली ग्लास की और एक साइड को ब्लैक पॉलिश कर देते हैं, मतलब ये समझ लो कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर नहीं हो रही, इतनी नेग्लेजिबल थिकनेस है, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वो वाला पार्ट क्या बनता है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, जो भी रे को मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्स करने की कोशिश करेगा, और डाइवर्स का मतलब क्या हो गया, जो फैलाने की कोशिश करेगा, है ना। तो जब ये समझ लो कि इसके अंदर रे अगर पैरेलल आ रही है, इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो अगर लाइट पैरेलल आती है, इंसिडेंट होती है, अगर वो उसको किसी एक पॉइंट पे सारी लाइट को अगर गिरा देता है तो वो तो कन्वर्जिंग मिरर हो चुका है। और अगर वो एक पॉइंट से फैलाना स्टार्ट कर देता है, मतलब मिरर से वो सारी की सारी रे फैलना स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप उसको मिरर के पीछे लेके जाओगे तो वो एक पॉइंट पे से फैलती हुई नजर आती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। जैसे पहले तो ये अपन क्या करेंगे, व्हेन ए ग्लास ऑफ नेग्लिजिबल thickness is black polished from
either of the side, then that become spherical mirror। ठीक है, आपने किसी एक साइड को क्या कर दिया, ब्लैक पॉलिश कर दिया नेग्लिजिबल थिकनेस को लेते हुए, तो वो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कितने, दो टाइप है। पहला कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे कह सकते हो व्हेन आउटर पार्ट इज ब्लैक पॉलिश्ड। क्या किया आपने, आउटर पार्ट को ब्लैक पॉलिश कर दिया, और व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल then it concentrate all ray to a single point, that mirror is converging। that mirror is converging। कैसे कि जैसे ये है, पहली चीज तो आपने क्या बोली कि आउटर पार्ट को ब्लैक पॉलिश कर दो। अब देखो ये आउटर पार्ट को ब्लैक पॉलिश करते ही भैया ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बन जाता है, कॉनकेव मिरर। तो जैसे ऐसे है, ये रे आपने गिराई और ये रिफ्लेक्ट होके इस जगह पे गिर रही है, रिफ्लेक्ट होके इस जगह पे गिर रही है, यानी ये वाला क्या बन चुका है, कन्वर्जिंग, है ना। ये सारी की सारी पैरेलल लाइट आई और किस पे इंसिडेंट हुई, मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होके किधर की तरफ आई, सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कहूँ डाइवर्जिंग की, डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्जिंग मिरर की बात करें तो डाइवर्जिंग मिरर क्या होगा कि when inner part is black polished, when inner part is black polished, when inner part is black polished, or when light incident on mirror, when light incident on mirror, it diverges and diverges all rays। कहने का मतलब ऐसे, अब आपने, मैंने एक वर्ड यूज किया था बोलते टाइम कि जैसे ये लाइट आई, पैरेलल दिख नहीं रही, इसको पैरेलल बना देते हैं। यहाँ से यहाँ से अगर ये रिफ्लेक्ट हुई तो यूँ जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो क्या हो रहा होगा, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये वाला जो मिरर बन जाता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये अपने को ध्यान में रखना है बच्चों कि जब इनर पार्ट को ब्लैक पॉलिश कर दोगे, इनर पार्ट को ब्लैक पॉलिश कर दोगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। आउटर पार्ट को अगर ब्लैक पॉलिश कर दोगे तो कॉनकेव बनेगा। कॉनकेव की टेंडेंसी क्या होती है, उसको कन्वर्स करने की, और कॉन्वेक्स की टेंडेंसी क्या होती है, उसको डाइवर्स करने की। ये पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, फोकल लेंथ ऑफ मिरर के बारे में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखो, ज़्यादातर आप लोगों ने पढ़ा होगा
अगर आप लोगों से कोई पूछे तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होती है, R/2, यही तो होती है। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर अगर अपने से पूछा जाए तो क्या होगी, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही होती है। पर ऐसा नहीं होता है। अब ये क्या सेंस आ गया कि हमारे को 10th में तो ऐसा सिखाया था कि ये तो दोनों बराबर होते हैं, मतलब F इज इक्वल टू R/2 होता है, और अब आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं होता है। कारण इसके पीछे क्या है? कारण एक सिंपल सा है बच्चों कि आपने अगर स्फेरिकल मिरर जो लिया है, आपने जो स्फेरिकल मिरर लिया है, अगर वो स्फेरिकल मिरर स्मॉल है तो ये चीज़ वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो भाई, ये समझो कि रिफ्लेक्शन के लॉ तो फॉलो होंगे ना। तो मुझे बताओ, यहां से लाइट आई, सपोज करना ही है, आप क्या बोलते हो, फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या बोलते हो कि लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट वेयर इट वेंट क्या हो जाएगा, फोकस। वही फोकस होता है कि जहां से ये पास होके निकलती है। तो आप ये बताओ, अगर ये वहां से पास होके निकलेगी तो पहली चीज मुझे ये बताओ, यहां से गया, ये हमारा नॉर्मल होगा। नॉर्मल कहां से पास होगा, नॉर्मल कहां से पास होगा, ये होगा हमारे सेंटर से। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो देखो ये चीज देखो, अगर मैं यहां पे सपोज करना, अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा इस पॉइंट पे, ये स्फेयर है ना, स्फेयर पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो पास होगा। अब मुझे बताओ, ये आई एंगल है, ये क्या है, आई एंगल, जिस पे ये इंसिडेंट हुआ है। तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उतने ही एंगल से जब आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो यहां से ऐसे जाएगी ना, कितना हो गया, आई। हमें नहीं पता है ये कौन सा पॉइंट है, हमें नहीं पता है ये कौन सा पॉइंट है, तो अभी अपन निकालते हैं। देखो ये आई हो गया, ध्यान से अच्छे से क्लियरली समझना। अगर मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, तो अब मुझे बताओ मेरे लिए ज्योमेट्री क्या बोलती है? ज्योमेट्री ये बोलती है भैया कि आपके हिसाब से ये वाली जो लेंथ है वो आर की इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? या मैं ऐसे बनाऊंगा तो आप लोग नहीं समझोगे। इसको मैं थोड़ा और देखो, मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं बच्चों। देखो ये हमारा O पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, और ये B पॉइंट हो गया, और ये P पॉइंट हो गया। मैं अगर आपसे कहूं तो बताओ OC की लेंथ क्या होगी? OC क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी कि नहीं होगी? यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आने वाली है, R। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी ये है तो अच्छा ये बताओ OP कितना होगा? OP भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी आने वाली है, R। अब हमारे लिए ज्योमेट्री क्या बोलती है कि ये देखो Z बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अगर ये आई एंगल है तो क्या ये भी आई होगा, होगा या नहीं होगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि AC लेंथ जो है वो R/2 के इक्वल होगी। अगर ये पूरा R है, आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो AC लेंथ कितनी हो जाएगी, R/2 के इक्वल हो जाएगी। और जब ये R/2 हो चुकी है तो ध्यान से देखो, ये और ये ऐसा ट्राइंगल देखो, ये आई है, या आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं उसी के जैसा डायग्राम बना दूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा। देखो ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है ना, ट्राइंगल ACB में, ACB में मुझे यहां पे AC पता है, मुझे क्या निकालना है, CB।
देखो CB अगर आप ध्यान से देखो तो हाइपोटेनियस दिख रहा है मुझे। CB ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस हुआ ना, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है और ये AC है। तो मुझे पता है, तो मैं क्या अप्लाई करूं, कोस आई। क्या अप्लाई करूं, कोस आई। कोस आई क्या कहोगे, बेस। बेस कितना, AC। हाइपोटेनियस कितना, BC। तो मुझे बताओ अगर मुझे BC निकालना है तो ये लिखोगे ना, AC अपॉन कोस आई। कॉस आई, AC की वैल्यू कितनी है, R/2, जैसा आपने अभी बोला, तो ये आ गया R/2। और ये कितना हो गया भैया, सेक आई हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना भाई, ये सेक आई हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये सेक आई हो चुका है, तो मुझे एक चीज पता है, OP इज इक्वल टू BP प्लस BC, सॉरी CP इज इक्वल टू इतना, यहाँ CP आएगा, ये OP नहीं कह रहा था मैं, CP। तो CP इज इक्वल टू इतना। अब मुझे एक चीज बताओ, CP की वैल्यू तो आपने कितनी बता रखी है, R, ठीक है। BP क्या है, यही तो फोकल लेंथ होती है, तो यही तो मुझे निकालनी है, तो ये F। BC कितना है, निकाला, कितना, R/2 सेक फाई, R/2 सेक आई। तो यहां से F की वैल्यू कितनी आई, R माइनस R/2 सेक आई। यानी एक्चुअल में फोकल लेंथ तो ये होती है, एक्चुअल में क्या होती है, फोकल लेंथ तो ये होती है। फिर आप कहोगे कि सर फिर वो रिजल्ट कहां से आता है, तो वो रिजल्ट यहां से आता है, इफ मिरर स्मॉल, मिरर क्या है, स्मॉल है, और एंगल आई जो होगा वो भी क्या है, स्मॉल है, और एंगल आई अगर स्मॉल होगा तो मुझे पता है, अगर ऑलमोस्ट जीरो अगर एंगल होगा तो यहाँ सेक उसकी बात करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो अगर आई 0 है तो कॉस आई कितना हो गया 1, तो सेक आई भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R माइनस R/2 इंटू 1, यानी कितना आया, R/2। यहाँ से प्रूव होता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या प्रूव करते हैं इसके सारे रिजल्ट्स को। तो अपने को बच्चों ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्फेरिकल मिरर के अंदर अगर हमारे से पूछा जाए कि एक्चुअल में फोकल लेंथ क्या होती है, तो एक्चुअल में फोकल लेंथ जो होती है वो R माइनस R/2 सेक आई होती है। जब भी इंसिडेंट एंगल बहुत ज़्यादा होगा आपको बोल दिया जाएगा कि रेडियस ऑफ अपर्चर जो है वो आप ज़्यादा ले रहे हो। चलो अब देखो, मैं चाहूँ तो इसको ट्राइंगल से भी प्रूव कर सकता हूँ। ट्राइंगल से कैसे प्रूव करेंगे, अगर मान लो आप लोगों के बोर्ड वगैरह में पूछे जाए ये डेरिवेशन, तो आप लोग उसको भी प्रूव कर सकते हो। आपसे बोल दिया जाए कि प्रूव दैट द फोकल लेंथ जो होती है, ये तो मैंने इसमें बताया, आप लोगों को रिजल्ट के साथ ध्यान में रखना है कैसे प्रूव करते हैं। ये आप ट्राइंगल से प्रूव करोगे कैसे, जैसे देखो ये रे आई, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या इसको थोड़ा अच्छे सा बनाते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से लाइट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहां आपने बनाया नॉर्मल, क्या बनाया, नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाया तो ये, ठीक, और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होके चली गई, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। ये आई एंगल है तो ये भी आई एंगल होगा, ठीक। ये ओ पॉइंट है जहाँ पे ये स्ट्राइक हुई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखो, इसमें क्या अजम्पशन लिया जाता है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, क्या
if we draw perpendicular to principal axis पे अगर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जैसे मान लो P पॉइंट हुआ, तो P पॉइंट इज नियरेस्ट टू पोल। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये P डैश है तो P एंड P डैश आर ऑलमोस्ट सेम, ऐसा लेते हैं इसमें अजम्पशन। वो बात वही हो गई कि अगर आप ये वाला अजम्पशन ले रहे हो तो मिरर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा स्फेरिकल पार्ट ही तो लेना पड़ेगा। अब उससे देखो क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ देखो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल से बात कर रहे हैं अपन, OCP से, तो यहाँ अगर अपन लगाएं 10i तो आप क्या लगाओगे 10i की वैल्यू, बोलो 10i आ जाएगा हमारे पास OP अपॉन CP, OP अपॉन CP। और आप ये कह रहे हो, ये तो चलो OP हो गया है ना, CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। आप यही तो कह रहे हो C और P जो है वो सेम है, इसका मतलब आप CP की लेंथ को किसके इक्वल कर रहे हो, R की। भाई दोनों बराबर ऑलमोस्ट पास वाले पॉइंट है तो ये पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ना, तो ये वाली चीज। अब मुझे बताओ इफ एंगल स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल है तो आप क्या लिखोगे 10i इज ऑलमोस्ट इक्वल टू i, ये बताया था मैंने। यहां से i की वैल्यू कितनी आ गई, OP अपॉन R, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक और चीज दिखी यहाँ पे, क्या चीज दिखी कि ये अगर I एंगल है तो ये भी I एंगल होगा, तो ये टोटल एंगल क्या 2i होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मान लो ये वो पॉइंट है जहां से ये निकल रही है, तो मैं अगर कहूं फ्रॉम ट्राइंगल OAP, क्या है OAP, तो अगर मैं उसमें कहूं tan 2i, किसमें tan 2i, यही तो होगा। तो tan 2i के लिए क्या लिखोगे OP अपॉन AP। अब OP अपॉन AP करोगे तो AP की वैल्यू तो आप ऑलमोस्ट क्या लिखोगे, फोकल लेंथ जहां से पास होके जाएगी, तो ये F ही तो लिखोगे। तो अगर यहां लिखोगे तो यहां देखो इफ एंगल स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल है तो आप ये लिखोगे tan 2i इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2i, तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू OP अपॉन F, क्या आ जाएगा OP अपॉन F। AP की वैल्यू अपन F रख दी। तो अब मुझे बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या चीज देखोगे, इक्वेशन 1 से अगर मैंने ये रखा 2i की वैल्यू OP बाय R इज इक्वल टू OP अपॉन F, इसमें पुट कर दिया तो ये OP से OP क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो F की वैल्यू यहां से कितनी आ गई R/2, F की वैल्यू क्या निकल के आ गई R/2। तो ये अगर अपने से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए ना कि आप इसको प्रूव करो, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें अपन अजम्पशन ये ले रहे हैं कि स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसकी वजह से अपन ये सारी चीजों को प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अपन देखो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ताकि मैं उनको बता दूं। ये बेसिक चीजें है ना, वो क्लियर रखना। पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर अपन कहें तो क्या कहेंगे, पोल क्या होता है, तो पोल होता है द मिडिल। मैं ये सारी डेफिनेशन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं, आप लोग नोट कर लें। द मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, द मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
principal axis and aperture of mirror called pole। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, तो क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में? इट इज द सेंटर ऑफ दैट spherical part by which it is made, and radius of that part is radius of curvature, radius of curvature। ठीक है ना। फिर देखते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की अगर अपन चर्चा करें तो क्या आ जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन pole and focus is called focal length। फिर बात करते हैं अपन फोकस की। तो फोकस की अलग अलग मिरर से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मिरर से अलग अलग चीज़ें। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, अपन कर रहे हैं किससे? बात करते हैं कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव के लिए आप क्या लिखोगे? द लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, the light coming parallel to the principal axis after reflection from mirror actually meet ये एक्चुअली मीट की जगह अपन लिखेंगे एक्चुअली वेंट या फिर पास थ्रू ए पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। क्या होता है? फोकस। और ये ध्यान में रखना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होती है? नेगेटिव। जो फोकल लेंथ होती है वो उसके लिए कितनी होती है? नेगेटिव। अब अगर अपन बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए अपन बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या कहोगे कि द लाइट कमिंग parallel to principal axis, the light coming parallel to principal axis after reflection from mirror supposed to pass through a point, called as focus।
है ना, और आप क्या लिखोगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो होती है वो पॉजिटिव, ये ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव। अब क्यों होती है, इसमें अजम्पशन क्या होता है, वी टेक द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। देखो ये ध्यान में रखना, हमेशा ही यही चीज फॉलो होगी कि हम हमेशा इंसिडेंट रे, अब चीजें घूमेगी, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी, अब आएगी परेशानी। और परेशानी कैसे आएगी, क्योंकि अब नंबर ऑफ इमेजेस घूमेगी, नंबर ऑफ इमेजेस घूमेगी तो फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करोगे। हमेशा ध्यान में रखना, वी टेक द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, और उससे अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव। और हमेशा जो डिस्टेंसेस नापी जाएगी वो कहाँ से नापी जाएगी, पोल से, ठीक है ना। तो मैं ये दो चीज़ें आप लोगों को लिखा। चलो अब अगर मैं आपसे कहूँ पॉइंट नॉट की, अगर अपन बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, नॉट पॉइंट की। तो नॉट पॉइंट में क्या है, पहला नॉट पॉइंट क्या है, वी टेक द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे as positive and opposite as negative। पहली चीज तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो पॉजिटिव ली जाती है, उससे अपोजिट क्या होती है, नेगेटिव। दूसरी चीज क्या है, सेकंड पॉइंट की बात करें, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। कहाँ से मेजर की जाएगी, पोल से, या आप ऐसे समझ लो पोल ही क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब आप कहोगे सर आप यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हो, फिर साइन की क्यों है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि आप ये समझ लो ये टाइप से डिस्प्लेसमेंट ही है, पर अपन इसके अंदर डिस्टेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करती है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। अब आप कहोगे कि ये फोकस और ये कैसे, देखो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे ये हो गया हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब लाइट ऐसे आ रही है, लाइट क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, क्या बोला आपने, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाएगी। अब देखो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी ना, उसको एक्चुअल में ढंग से देखो, कैसे देखेंगे, जो ढंग से देखने की चीज क्या है, मैंने ये कहा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या लिखोगे, पॉजिटिव, तो इससे अपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, होगी या नहीं होगी। अब मैंने क्या कहा कि हमेशा डिस्टेंस जो नापी जाती है वो पोल से नापी जाती है। अब आप ये बताओ, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, आप यहाँ डिस्टेंस तो पोल से नापोगे तो इधर ही जाओगे ना, यहाँ पे किस पे, एफ पे, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ जो आती है वो क्या आती है, नेगेटिव। क्या आती है फोकल लेंथ, नेगेटिव। कारण इसके पीछे क्या है कि यहाँ जब इंसिडेंट रे गई, जब आप स्फेरिकल मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो किसी पॉइंट से जाके मीट करेगी, पर ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। और देखो एक्चुअली मीट कर रही है, मैंने उसमें ये जो एक्चुअली वर्ड यूज किया था ना, वो कारण उसके पीछे ये था। अब देखो अपन बात करते हैं उसके लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, मैंने कहा था कि एक्चुअली मीट नहीं करती, पर सपोज टू मीट। सपोज टू मीट का मतलब जैसे ये लाइट गई, एक रे से भी काम हो जाता, पर जैसे ये जाएगी यूं, देखो यहां क्या जाएगा, यूं जा रही, तो सपोज टू मीट में क्या हुआ, ये यहां से ऐसे आ जाएगा, ये रे इंसिडेंट हुई,
और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो उसको अगर आप मिरर के पीछे बनाओगे, अब मुझे बताओ क्या चीज़ बोली अपन ने, ये डायरेक्शन है किसकी है, इंसिडेंट रे की, किसकी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की है, ये वाली डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। तो इससे अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पर ये पोल से मेजर होगा ना, कहाँ से, पोल से, तो पोल से मैं इधर ही जाऊंगा ना, किसके लिए, फोकल लेंथ के लिए। तो जब फोकल लेंथ के लिए इधर ही जा रहे हो तो यहाँ पे एफ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये है कारण जो मैंने आप लोगों को बताया, बात समझ में आ गई। दैट्स वाई द कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब देखो दो रे में ऐसी और बना रहा हूं जो आपको हेल्प देगी, किसमें, ठीक है। तो देखो इसमें जो रे बना रहे हो कौन सी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वहां पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कौन पास होता है, नॉर्मल। तो आप ऐसे कह सकते हो ये वाला जो रे डायग्राम मैंने बनाया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोल देना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाएगी तो उसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है, व्हेन लाइट पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या लिख सकते हो, नॉर्मल इंसिडेंस, क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो फिर वहां पे क्या बोलोगे, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ को फॉलो करती हुई चली जाएगी। लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये वाले पॉइंट जो होते हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि जहां पे भी क्वेश्चन आएगा ना, द लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब गई जैसे थी वैसे ही आ गई। तो जहां क्वेश्चन आएगा ना रिट्रेस करने चाहिए, तो वहां जल्दी से अपने को ध्यान में आना चाहिए कि यार मैं क्या करूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास करा दूं। किससे पास करा दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिससे हमारा काम हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज अपने को ध्यान में रखनी कि कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वहां उसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से चली जाती है। एक और थर्ड रे जो है वो भी ध्यान में रखनी है, ये वाली, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट इंसिडेंट हुई पोल पे, तो जितना एंगल सबटेंड कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट, यानी ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। यहां से आई इंसिडेंट रे, इन रे का अपन यूज करेंगे इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड। तो जितने एंगल को सबटेंड कर रही थी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। है ना। और ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक टाइप से एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस हो गया तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट जो हो गया वो पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव। तो जब मैं अगर मान लो अपने कोई फाइनाइट साइज की का ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इमेज बन रही है ऊपर, तो आप कह दोगे कि यहाँ पे क्या बन रही है, इरेक्ट। क्या बन रही है, इरेक्ट। जैसे ये चीज ध्यान में रखना, अगर आपने कोई इमेज बनाई और वो ऊपर की तरफ ही बन रही है तो ये वाली पार्ट में वो कैसे आ जाएगी, इरेक्ट के अंदर आएगी, इरेक्ट यानी सीधी। और ये वाली किस में आ जाएगी, इन्वर्टेड में, है ना। तो इन्वर्टेड के लिए अपन ये लिखेंगे कि वो उल्टी है, यानी जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट था ऐसा, कहीं से मतलब किसी कंडीशन से ऐसा हुआ कि उसकी इमेज जो बनी वो यहाँ बन गई, तो आप क्या कहोगे कि ये तो क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट था, सामने रखा हुआ था। जब मिरर के सामने होगा तो क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट। इधर जाएगा तो ये इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई भैया, क्या हो गई, वर्चुअल। और इसे क्या बोलोगे, इरेक्ट। अब मान लो अगर यही चीज नीचे होता तो आप क्या कहते हैं कि वर्चुअल और क्या, इन्वर्टेड। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब अपन इन्वर्टेड कहेंगे तो देखो यहाँ पे तो इसका सिर आ रहा है, यहाँ पाँव आ रहे हैं, यहाँ पाँव आ रहा है और यहाँ क्या आ रहे हैं, सिर। इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया, उल्टी इमेज, ठीक है। तो वही चीज अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
अब बाकी आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा रे डायग्राम। अगर मैं आपसे कहूं रे डायग्राम, ठीक, रे डायग्राम कैसा? पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट, ये मैं थ्योरेटिकल पार्ट पूरा करा दूं फिर अपन क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां पे? इनफाइनाइट पे। तो कैसे बनाओगे इमेज? देखो ये, ठीक, पैरेलल आनी चाहिए लाइट, तो ये आ गई, इधर से भी पैरेलल आई। ज्यादातर कहां पे, अगर उसने कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से लोगे, तो कहाँ पे इमेज बन रही है? फोकस पे। तो आप क्या कहोगे? इमेज जो आ रही है वो तो कहाँ पे आ रही है? फोकस पे आ रही है। अब इसके बारे में क्या दिख रहा है कि भले ऑब्जेक्ट की साइज कुछ भी रही हो, इमेज की साइज तो क्या है? पॉइंट है ना। तो अपन ये कहेंगे पॉइंट साइज, या आप कह सकते हो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बच्चों बहुत छोटी, मतलब बिल्कुल गायब जैसी, स्पॉट बनना जैसा, कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था उसका एक स्पॉट ही बना, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसा था हमारा? मिरर के सामने था। यहां अगर जो भी था तो वो तो रियल ऑब्जेक्ट था ना। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट था, अगर रियल ऑब्जेक्ट था तो यहां क्या बनेगी? ये बन रही है रियल इमेज। क्या बन रही है? रियल इमेज, क्योंकि ये भी किसके सामने बन रही है? मिरर के सामने। अगर मिरर के उधर बनती तो कौन सी होती? वर्चुअल इमेज। मैंने सीधा सा कंसेप्ट बिल्कुल आपको बताया था कि अगर इमेज जो बन रही है वो सामने बन रही है तो रियल इमेज, उधर जाएगी तो वर्चुअल इमेज। अब मुझे बताओ, ये वाला जो होता है इसमें इंटरसेक्शन जो होगा वो नीचे ज्यादातर होता है, इसलिए ये हमेशा कैसी बनाता है? इन्वर्टेड बनाता है। क्या बनाएगा? रियल और इन्वर्टेड। ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये कैसी बनाएगा? रियल तो बनाएगा पर कैसी? इन्वर्टेड। अगर मैं सेकंड केस लूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड सी, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वो हो गया। तो अब इसमें कैसे बनाओगे कि ये हमारा भैया कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट के लिए देखो ये C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F यहां पे रखा हुआ है हमारे। कहां रखा हुआ है? यहां पे। ऐसे ध्यान में रखना, जब तक ऑब्जेक्ट दूर होगा तो इमेज छोटी होगी। ऑब्जेक्ट जब दूर होगा तो इमेज छोटी होगी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जाएगा, आप खुद ही देख लो, अभी आप मेरी इमेज देख रहे हो ना, वो आप लोग देख रहे होंगे वैसे नहीं, पर मैं जैसे जैसे पास आता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? पार्ट ऑफ द इमेज जो होगा वो बढ़ता जाएगा। रीजन किसके पीछे? जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे इमेज का जो फॉर्मेशन है वैसे क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो अभी देखो मैं रे चलाऊंगा तो कैसे? पहली रे तो कैसी यूज कर रहा हूं? द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम फोकस। तो पहली रे तो मेरी ये हो गई, द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम फोकस। तो ये यहां से फोकस से चला दो, हो गया। दूसरी क्या चलाओगे? हमने एक और रे पढ़ी है, द लाइट पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इस पाथ। क्या करूं? यहां से रे चला दूं, ये यूं, तो यूं जाएगी और ऐसे चली जाएगी। तो ये आपकी क्या बन गई? इमेज बन गई। ये हमारा क्या है? रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि कहां रखा हुआ है? सामने। कैसा है भैया? इरेक्ट है, क्योंकि सीधा रखा हुआ है ना, ऊंचा है ना। अब इसके लिए आप कहोगे तो इमेज कैसी होगी? तो इमेज के लिए बात करते हैं तो इमेज पहला साइज स्मॉल होगा, देन ऑब्जेक्ट। स्मॉल का मतलब किससे स्मॉल? ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा, पहली चीज तो, ठीक। दूसरी चीज क्या कहोगे कि सामने है तो रियल इमेज होगी, सामने है तो रियल इमेज होगी, और हमने देखा कि नीचे है तो क्या बन जाएगी? ये इन्वर्टेड। तो ये वाली जो इमेज आने वाली है वो इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा। और इमेज बन कहां रही है? इन बिटवीन F एंड C। कहां बन रही है? इन बिटवीन F एंड C। ये सारे रे डायग्राम बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यार ये 10वीं की चीजें क्यों बता रहे हो।
ये 10वीं की सोच के मत करना, आगे जाके ये रे डायग्राम ही बहुत भयानक होते हैं। वेन एवर द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर अकर, जब आपके वहां पे प्लेन मिरर और इसका कॉम्बिनेशन आएगा ना, रे बनानी नहीं आएगी कि कौन सी रे थी जो सर ने बताई थी वहां पे। इसलिए अगर आप लोगों को ये पार्ट बोरिंग लगे भी सही ना, तो भी आप लोग बार बार इसको बना के देखना, क्योंकि जैसे ही आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट वाला केस आएगा कि बताओ आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फाइंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, या ऐसी चीजें बहुत सारी आ गई, तब क्या करेंगे? तब आपको यही पता नहीं लगेगा कि यार मुझे रे कौन सी चलानी, कहां से कहां तक रे चलेगी। तो ये सारी चीजें तभी काम आएगी। इसलिए मैंने 3 रे आपको बताई है। लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। सेकंड, द लाइट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिट्रेसेस इट्स पाथ, एंड द लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल एट द एंगल थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो मेक द एंगल थीटा। ये चीज। अब उसके बाद देखो, अगर मैं कहूं थर्ड केस, क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो क्या होगा भैया? ये हो गया हमारे, ये हमारा सी, ये फोकस। क्या बताया? लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द पॉइंट। अब दूसरी कौन सी बनाओगे? अब मुझे पता है यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे चला सकते हो क्या? कतई नहीं चला सकते। तो फिर कौन सी रे का यूज करेंगे? इसका। कैसे? द लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल उसी एंगल से जाती है। देखो मैं बिल्कुल एक ही बार में फ्री हैंड डायग्राम से बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा सा डायग्राम बना रहा हूं, मुझे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ रही। वैसे ही आप लोगों की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो ये क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। क्या कैसा है? इरेक्ट है। इसने क्या बनाया? ये बनाया भाई पहली चीज इमेज साइज इक्वल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर आने वाली, ठीक है। सेकंड अगर मैं कहूं, सेकंड में क्या था? कैसी इमेज बन रही है? तो बन रही है भैया रियल इमेज, और कैसी? इन्वर्टेड, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। और तीसरा अगर मैं कहूं तो कहां बन रही है? एट सी। कहां पे बन रही है? एट। ठीक है। नेक्स्ट अपन कहां रखेंगे? नेक्स्ट अपन रखते हैं फोर्थ, ऑब्जेक्ट इज एट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन C एंड F। कहाँ है? ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। क्या जाएगा? साथ के साथ बनाते हुए चलें ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। यहाँ क्या आएगा? ये गई, ठीक है ना। लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ हो गई। दूसरा क्या है भैया? यहाँ से पोल वाली, और किधर जा रही है? ये, ठीक है। 2 रे की जरूरत पड़ती, काम हो गया। क्या दिखा? कि जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बन रही है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दो। ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल ऑब्जेक्ट था, है ना, और क्या था? इरेक्ट था। इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दो। इमेज क्या है? पहली चीज, इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या होगा? अब एक चीज देखो, आप लोग अगर सभी से सारी चीजों से अगर सीख रहे हो, देखो एग्जाम्पल से UV की वैल्यू बताता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगी। देखो क्या मैंने एक चीज देखी कि ये ऑब्जेक्ट की इस पोल से, ये ऑब्जेक्ट की इस पोल से डिस्टेंस नेगेटिव है। समझे बात? उस पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि रियल ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव इंप्लाइज U नेगेटिव। बात समझ में आई? आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो अभी अपन पढ़ेंगे, पर मैं जो चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं वो क्या है कि जहां भी मैंने देखा कि रियल ऑब्जेक्ट है, U क्या लूंगा? नेगेटिव।
बोल दिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू क्या लूंगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात? ठीक, अब बताओ क्या v यानी इसी डायरेक्शन में, देखो ये वाली डायरेक्शन तो क्या हुई, पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन क्या हुई, नेगेटिव, तो ये u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, और ये v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो ये जब इमेज डिस्टेंस होता है तो मैंने ये देखा कि इमेज हमारी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। सेकेंड्स ग्रेटर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। और कहाँ बन रही, लोकेशन अगर अपन बात करें तो इन बिटवीन सी एंड इन्फानाइट बन रही है, यही हो रही। अब मुझे बताओ मैं क्या ऐसे कह सकता हूं क्या कि रियल ऑब्जेक्ट का मतलब तो आपने बता दिया कि रियल ऑब्जेक्ट यानी u की वैल्यू नेगेटिव। तो मुझे बताओ क्या रियल इमेज का मतलब इसके केस में भी अगर आप कहोगे तो क्या v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी क्या? अगर मेरे पास v नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या कहोगे, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज रियल। क्योंकि ये मत सोचना कि सर रिफ्लेक्टेड तो उधर घूम गई ना तो उसकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गई, नहीं, हमारा रेफरेंस कौन है, केवल इंसिडेंस। तो मुझे रिफ्लेक्टेड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर रिफ्लेक्ट घूम के इधर चली भी गई ना तो भी अपन कुछ नहीं लेंगे, अपने को तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ही लेना है, तो वो अपन ने यहाँ पे ले लिया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ये एक अच्छा सा पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताया है। याद रखोगे तो अच्छी चीज है, जिससे आप लोगों को जल्दी से स्ट्राइक होगा। क्वेश्चन को देखते रियल ऑब्जेक्ट u नेगेटिव ले लूंगा, अच्छा रियल इमेज v को भी नेगेटिव ले लेंगे, आ गया आंसर हमारे। फिर मैंने क्या बताया कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव की होती है वो तो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। अगर वहां पे कॉनकेव की वैल्यू आनी होगी फोकल लेंथ की तो वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, और फोकल लेंथ की क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस क्या है कि ये हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पहुंच चुका है किस पे, फोकस पे। कहां पे पहुंच चुका है, फोकस पे। अब देखो तीन रे में से अब कौन कौन सी रे काम आ रही है। जब ऑब्जेक्ट सी से पहले था, सी से इन्फानाइट के पहले था, मतलब उधर की तरफ था, तब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज कर पा रहे, तब तो कहीं से कहीं तक यूज नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या करें, लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे ही जाएगी। और जब आप यहाँ पे करोगे तो ये भी कैसे हो जाएगी, ऐसे। जब आप इसको देखोगे तो ये आगे जाके कहीं मीट कर रही होगी, ऐसे बनाना रहेगा। ये आ गया फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अपन ने क्या चीज बोली कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, फोकस पे है। ये आपका क्या हो चुका है, पोल हो चुका है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अपन ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। ऑब्जेक्ट कैसा लिया भैया आपने, ऑब्जेक्ट लिया है रियल और इरेक्ट, है ना। तो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दो। इमेज क्या बोलोगे कि इमेज के लिए अगर अपन कहें तो ये बन रही है रियल, क्योंकि अभी भी इधर ही बन रही है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, वेरी लार्ज साइज, क्या है, जो साइज है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा, एट इन्फानाइट, क्या बनी, फिफ्थ केस के अंदर अपन ने देखा कि जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, इन्फानाइट पे, और बहुत लार्ज साइज की बन रही है। ठीक है, चलो अब अगर अपन सिक्स्थ केस देखें, खिसक गया के, हाँ, देखो सिक्स्थ केस देखते हैं। When object is in between F and pole, क्या है,
ऑब्जेक्ट जो है वो बीच में है, कहां पे, पोल और फोकस के, तो क्या होगा, है ना, ये हमारे यहां आ गया। ठीक, वैसे तो मुझे यहां नहीं बनाना चाहिए था, पर अपन तो चौक से बना रहे हैं तो मिटा सकते हैं। जैसा आप लोग जानते ही हो, इसका केस कैसा आता है, इसका केस आता है ऐसा, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये आपका हो गया F, ये आपकी इमेज, यहाँ से रे चलेगी, ठीक है, यहाँ से रे चली, रिफ्लेक्ट होके किधर की तरफ जाएगी, ठीक, दूसरी कैसे चली, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है ना, इसको बढ़ाऊं आगे, ओ ये हमारी बनी इमेज। ये तो क्या है, इमेज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं। इस वाले केस में ये वाली डिस्टेंस तो ऐसे नापी जाएगी u, और ये वाली डिस्टेंस कैसे नापी जाएगी v। अब देखो अपने आप समझ में आ गया ना, वो पॉइंट मैंने बताया था। अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज आ रही है तो v नेगेटिव आ जाएगी मिरर के केस में, ओनली इन केस ऑफ मिरर। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। रियल ऑब्जेक्ट है ना, और कैसा है, इरेक्ट है। इमेज की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इमेज की इंफॉर्मेशन में क्या है, इमेज की इंफॉर्मेशन में आप दोगे तो पहली चीज क्या कि हमने देखा भैया, एक तो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, कारण इसके पीछे बिहाइंड द मिरर, है ना, और कैसी है, इरेक्ट है। दिख गई। दूसरी चीज क्या दिख रही है, सेकंड, वेरी लार्ज साइज, बहुत ज्यादा लार्ज साइज की है। तीसरा, अब आप कहोगे कि सर ये बन कहाँ रही होगी, तो आप ऐसे कह सकते हो, पोल से, पोल टू इन्फानाइट के बीच में कहीं भी बन सकती है इमेज। क्या हो सकती है, पोल से इन्फानाइट के बीच में कहीं पे भी ये बन सकती है। ठीक है, तो ये 6 केस थे किसके, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसमें कैसा केस बन रहा होता है। ये आ गया, ये तो होता है हमारा कॉन्वेक्स। क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फानाइट पे है, तो क्या होगी, लाइट पैरेलल जाएगी। अब पैरेलल जाएगी तो हमारे को बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज सपोज टू पास थ्रू ए पॉइंट, मतलब डाइवर्जिंग है तो क्या करेगा, फैलाएगा। तो ये फैलाएगा तो ऐसे चला गया, ये भी फैलाएगा तो ऐसे चला गया। यहाँ जब आप मीट कराओगे तो ये यहाँ पे मीट करती हुई नजर आ रही है। ठीक, अब अपनी इंफॉर्मेशन दो, जैसे मैंने सिखाया था, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर, ये तो पहला चीज ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। ठीक, अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो, अच्छा रियल ऑब्जेक्ट है, मान लो इरेक्ट अपन कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, इरेक्ट। अब मुझे बताओ, इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो इमेज कैसी बन रही है, क्या बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और कैसी बनती है, इरेक्ट ही बनती है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, कहां बन रही है, एट फोकस। कहां बन रही है, फोकस। और साइज के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो डिमिनिश्ड और वेरी स्मॉल साइज। अब आप सोचो कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, जो मिरर के पीछे बनती हुई नजर आए, मिरर के पीछे बनती हुई नजर आए। क्योंकि देखो रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों के एक एक्सपेरिमेंट आएगा जिसके अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा कि उसकी फोकल लेंथ की कैलकुलेशन करो। तो क्या करते हैं अपन, वैसे तो इस बार क्या पता आप लोगों के प्रैक्टिकल में हो या नहीं हो, आपको इतना सा छोटा सा मिरर दे दिया जाएगा। ठीक है, वो किस टाइप का होगा, कॉनकेव का। मान लो मैं इसको इन्फानाइट पे रख दूंगा, इन्फानाइट पे रख दूंगा तो कौन, इससे रे आएगी,
टकराएगी किससे, मिरर से, और फिर इसकी इमेज बनेगी। पर मुझे पता है कि ये जो है इसको इमेज बनाने के लिए रियल इमेज बनेगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर क्या करता है, रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्क्रीन की। मैंने लिखाया था ऑलवेज वी नीड ए स्क्रीन। क्या आप मुझे बताओ साइड ग्लास के अंदर स्क्रीन की यूज करते हो क्या? क्या ऐसे देखते हो क्या कि हाँ खुद का हाथ लगा के देख रहे हो कि अच्छा ट्रक आ रहा है? ऐसा तो नहीं करते। तो स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब कौन सा मिरर यूज करना चाहिए? अब आप लोगों का आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस के अंदर क्या होगा, सेकेंड केस इसमें होता है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल। पोल और इन्फानाइट के बीच में कहीं पे भी हो। तो ये ध्यान में रखना बच्चों, इमेज जो होती है ना, जैसे कहीं पे भी अब ऐसे कुछ भी बनाओगे, हमेशा जो इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस और पोल के बीच में, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। दूसरी चीज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत कम साइज की बनती है, पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट है ना। थर्ड वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। सीधा ट्रक था, सीधा ही दिखेगा, इसलिए क्या हुआ, अपने को कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए, मैं बार बार सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप भी नहीं सोचो ना तो क्या करना, ऐसे बहुत सारी दीवारें होगी अपने घरों में, है ना, 4 तो होगी कमरे के अंदर, तो क्या करना, 2 इस दीवार पे, 2 इस दीवार पे, 2 इस दीवार पे, 2 इस दीवार पे, 2 बार से जाके फोड़ लेना। क्योंकि इतना सब बताने के बाद भी आप लोगों को अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो फिर नहीं बता पाओगे। अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारे काम की चीज़। ये सेकंड केस क्लियर है। अब अपन देखो नेक्स्ट जो केस देख रहे हैं वो क्या है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं, कैसे डिराइव करेंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को यहाँ। अब आप कहोगे कि सर यहाँ क्यों रखा, कहीं भी रखो तुम्हारी मर्जी हो जा, है ना, अपने को तो कोई मतलब नहीं, अपने को तो रे चलानी है। तो रे चलानी है तो क्या करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है ए और बी, यहाँ से रे चलेगी, यहाँ से रे चलेगी, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके निकलेगी, यहाँ से। दूसरा क्या करोगे, तो ये पूरा डायग्राम खराब हो गया। देखो अगर अपन यहां से देखें, इससे थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही ना, ये हो गया ए डैश, ये क्या हो गया बी डैश, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा ओ, ठीक। ओ तो हमारा क्या हो चुका है, पोल। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, ठीक। अगर मेरे से बात करें कोई भी कि ओ ए कितना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस यू। ओ ए कितना लिखोगे, माइनस यू। कारण उसके पीछे जो इमेज है
सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के उधर की तरफ है, किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे से अपोजिट हुई ना, क्योंकि अपन को ये वाली चीज पॉजिटिव लेनी है और ये वाली क्या लेनी है, नेगेटिव। अच्छा OA डैश की बात करूं तो क्या आएगा, ये है हमारी इमेज डिस्टेंस, इसको -v लिखेंगे, ये तो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो चुकी है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। अब हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो क्या है कि ये v और u के बीच में रिलेशन निकालना है, इंक्लूडिंग किसको, f को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और ये दोनों पॉइंट को ऑलमोस्ट सेम लेते हैं, बता दिया था, वो अजम्पशन अपन ने ले लिए थे। अब मुझे क्या चीज़ दिख रही है, कौन से दो ट्राइंगल है जो सिमिलर दिख रहे हैं, ये कौन सा, ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर। कहाँ से सिमिलर है, ये दोनों एंगल बराबर है ना, ये साइड का रेशो बराबर है, एक ही रे से चल रही है तो उसी में भी आएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', O। अब मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके देखें। अब इसके बाद केवल अपने एग्जाम्पल ही है। देखो 1 मिनट हो गया, ये C और ये F, तो ट्राइंगल ABO और A', B', सिमिलर हैं, दिख रहे हैं। चलो अपन देखते हैं क्या, कि मुझे पता है साइड का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। क्या लिखोगे कि AB अपॉन OA, AB अपॉन OA, क्या ये लिखूंगा A', B' अपॉन OA'। अरे सही है, यही आने वाला है, नहीं आने वाला। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये क्या लिख रहा है, A', B' अपॉन AB, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा OA' अपॉन OA। क्या मुझे OA' की वैल्यू पता है, क्या मुझे उसकी भी वैल्यू पता है। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, A', B' क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, पर किस में, नेगेटिव में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू OA' क्या है, OA' जो है वो हमारी वैल्यू है -v, और ये क्या है, OA क्या है, -u। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं यहां देख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो अगर मुझे कभी भी मैग्निफिकेशन निकालना होगा, कभी भी मैग्निफिकेशन, यही तो मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है,
मैग्निफिकेशन, वो यही होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके इक्वल आया, -v अपॉन u के, ठीक है, यानी माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो अब अपन दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। दूसरे ट्राइंगल को देखने के लिए क्या चीज़, किस चीज़ की अपन वैल्यू का यूज़ करते हैं। देखो, क्या मैं OA को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे, OA इज इक्वल टू OC प्लस AC, OC प्लस AC लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये कितना है, 2F प्लस AC कितना है, नहीं, OA को अपन क्या लिख सकते हैं, कितना हो गया ये OA, और ये हो जाएगा सॉरी, मैंने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ये तो पहले वाले के लिए था ना। अब देखो, जब अपन इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये और ये दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को देखो, ये और दूसरा अगर अपन देखें ये दोनों क्या दिख रहे हैं, सिमिलर। और अगर आप इन दोनों को भी सिमिलर करना चाहते हो तो ये सिमिलर करने के लिए एक और चीज़ है, ये AC की जो वैल्यू है, देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, याद आ गया मुझे। देखो, आप चाहो तो ये वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये मैंने अगर यहाँ से यहाँ पे रे चलाई, एक रे अपनी क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो जाती है और पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो मुझे बताओ, अगर ये यूं जाएगी तो ये ऐसे रिट्रेस करती आ रही होगी यूं, तो मुझे कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A', B' और C के, है ना। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, साइड का रेशो ये, तो आप क्या लिखोगे कि AB बटे AC इज इक्वल टू A' B' बटे कितना आ जाएगा, A', आएगा। अब मुझे बताओ, AB की वैल्यू निकालनी है मुझे, सॉरी AB तो पता है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू कैसे निकालूंगा, AC को मैं ऐसे लिख सकता हूं, OA माइनस OC। अब देखो, जो मैं लिखना चाह रहा था, ये क्या आ जाएगा, OA माइनस OC, तो क्या आएगा, OA की वैल्यू तो U, और ये कितना आ जाएगा, -2F, OC की वैल्यू, है ना। अच्छा, A', की वैल्यू क्या आ जाएगी, A', क्या लिखोगे कि OC में से माइनस कर दूं किसको, OA को, OA' को, OC में से OA' को माइनस कर दिया। ये OA' क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो आप यहां क्या लिखोगे, 2F माइनस V लिखोगे ना। तो अब वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू A' अपॉन AC, A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू A' अपॉन AC। तो मुझे बताओ यहां कितना आ जाएगा, A' B' की वैल्यू अपॉन AB कितनी निकल के आएगी, A' कहाँ है, A' ये रहा, कितना है, ये आएगा हमारे पास A' की वैल्यू ये रही 2F माइनस V डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू की बात करें तो U माइनस 2F। ठीक, क्या मुझे पता था क्या A' B' की वैल्यू कितनी है, तो इसको कितना लिख सकता हूं, A' B' की वैल्यू को अगर अपन लिखे तो -V अपॉन -U कितना आ जाएगा, 2F माइनस V बटे U माइनस 2F। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये आएगा V इंटू U माइनस 2FV इज इक्वल टू कितना आएगा, ये
यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया था, यहाँ अपन ने माइनस वी अपॉन यू निकाला था ना, तो ये कितना आया माइनस ही है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर कितना होगा, ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 2FU, और यहाँ माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ VU। ठीक है, तो अब मुझे बताओ माइनस ऑफ VU से लेके ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया कट, नहीं यहाँ नहीं आएगा ना, तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2VU इज इक्वल टू 2VU प्लस 2FV इज इक्वल टू 2FU। ठीक है, अब देखो 2 से 2 सब में क्या होता जा रहा है, कैंसिल होता जा रहा है, हो गया। तो यहां से क्या निकल के आया, अगर मैं VUF से डिवाइड कर दूंगा कितना आएगा, VU अपॉन VUF प्लस FV डिवाइडेड बाय VUF इज इक्वल टू FU अपॉन VUF। तो देखो यहां से क्या बना 1 अपॉन F, यहां से क्या बना 1 अपॉन F। देखो मैंने क्या मिस्टेक करी, माइनस V अपॉन U यहाँ लिखा, A डैश B डैश की वैल्यू हमारे A डैश B डैश अपॉन AB की वैल्यू आई थी माइनस V अपॉन U, यानी यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा तो यहाँ कितना होगा, माइनस नहीं आएगा तो यहाँ माइनस ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। देखो तो यहाँ देखो ये कितना आया, ये 1 माइनस एफ, ये इससे क्या होगा F और V कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बना माइनस 1 अपॉन यू, और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ गया 1 अपॉन वी। तो फाइनल आंसर क्या आया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये हमारा क्या निकल के आया मिरर फॉर्मूला। अब देखो मैं क्या चीज़ जो कहने चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था मुझे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू तो यही होगी ना। बाद में तो अपन ने ये जो लिखा है हाइट ऑफ इमेज वो तो ए डैश बी डैश की विद साइन वैल्यू पुट करी है, वो तो अपन ने यहाँ पहले ही विद साइन इनको रख दिया था ना। तो एज इट इज जब आप यहाँ वैल्यू उठा के रखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा, ये वाली फॉर्म बनेगी। और फिर अपन ने उसको किससे डिवाइड कर दिया, वी यू एफ। अब ये ध्यान में रखना u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, क्या लेना है विद साइन लेना है, v को भी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल विद साइन, और f भी क्या लेना है विद साइन। ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए जो मैंने बताया था। ठीक, देखो हो सकता है मैं आप लोगों का एक और रिकॉर्डेड लेक्चर डालूं जिसके अंदर अब अपन प्योर उसके अंदर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर जो था वो स्फेरिकल का इंट्रोडक्शन का था, जिसके अंदर अपन ने स्फेरिकल मिरर का पार्ट पढ़ा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है।